हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 8 जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, डू लाइक दिस वीडियो। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो पहले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स एंड सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड प्रोजेक्टाइल। दोस्तों, व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स जो है वो दो सब्जेक्ट से मिलकर बना है, बायोलॉजी और फिजिक्स। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। और फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो जब हम फिजिक्स के लॉज को लिविंग थिंग्स पे अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है बायोमैकेनिक्स। यहाँ पर देखिए, बायोमैकेनिक्स इज इक्वल टू बायोलॉजी प्लस फिजिक्स। बायोमैकेनिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायो एंड मैकेनिक्स। तो बायो का मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स, और मैकेनिक्स इज द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की एक फील्ड है जो हो गई मैकेनिक्स। तो दोस्तों, हम बायोमैकेनिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं? बायोमैकेनिक्स को पढ़ने से हमको जो ह्यूमन की मूवमेंट्स हैं उनको समझने में आसानी होती है। दिस सब्जेक्ट हेल्प्स टू करेक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, अंडरस्टैंड द फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन बॉडी एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आप बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे? बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉज टू लिविंग स्ट्रक्चर। यानी जब हम फिजिक्स के लॉज को बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है बायोमैकेनिक्स। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो ये बहुत ही एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है कि लॉज ऑफ मोशन को किसने फॉर्मुलेट करा था? तो सर आइजैक न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया था इसको इन 1687। तो हमारे जो सर न्यूटन थे वो बोलते थे कि कोई भी मूवमेंट हो उसमें एक मोशन जरूर होता है। फॉर एवरी मूवमेंट देयर इज अ मोशन, thus everything that moves is governed by laws of motion। तो जो भी चीज मूव कर रही है उसमें कोई ना कोई मोशन जरूर है। तो हमारे लॉज ऑफ मोशन 3 हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, सेकेंड इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड थर्ड एंड लास्ट इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो दोस्तों, लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या एमसीक्यू में भी आ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता है कि द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। ठीक है, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सर न्यूटन कह रहे हैं कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो बॉडी मूव कर रही है वो मूव करती ही रहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसमें दखल अंदाजी ना करे। जैसे कि संडे की मॉर्निंग है, तुम तब तक सोते रहोगे जब तक तुम्हारी मम्मी तुमको आके उठा नहीं देती। तो तुम्हारी बॉडी रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक तुम्हारी मम्मी एक्सटर्नल फोर्स आके तुमको उठाए ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस एन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव और रिमेन एट स्टेशनरी पोजिशन अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। तो जो स्टेशनरी है, जो रुकी हुई है, वो रुकी ही रहेगी और जो चल रही है वो चलती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। जैसे कि आप ये फुटबॉल को देख सकते हो, वो बोल रहे कि मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक कोई फुटबॉलर आके मुझे किक नहीं कर देता। ठीक है, तो ग्राउंड पे जो फुटबॉल है वो वैसे ही रखी रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई फुटबॉलर आके, कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसको पुश नहीं करता। For example, a football placed at penalty point will remain at rest unless a player kicks the ball towards the goal post. It will move in the direction where the player has exerted the force through kick. तो वो उसी डायरेक्शन में बढ़ेगी जिस डायरेक्शन में प्लेयर ने फोर्स लगाया। अनदर एग्जाम्पल विल बी खो खो। तो उसमें क्या है, जो स्टेशनरी प्लेयर्स होते हैं, जो बैठे रहते हैं, वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक दूसरा प्लेयर आके उसको खो नहीं कहता। तो इसमें हमको फुटबॉल याद रखना है कि तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं, क्योंकि जब तक प्लेयर आके फुटबॉल को किक नहीं मारेगा फुटबॉल नहीं हिलेगी। ऑल राइट,
सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ एक्सिलरेशन, जो होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले तो ये समझ लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, जब एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, ये हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी। इतना समझ गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमको 3 चीजें ध्यान रखनी है, फोर्स, स्पीड और मास। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमने क्या देखा था कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जब फोर्स बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने उसको बहुत फोर्स के साथ फेंका तो उसकी स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी, वो बहुत तेजी से जाएगी। और वहीं मैंने अगर एक बॉल को धीरे से फेंका, धीरे कम फोर्स लगाया, तो वो बॉल धीरे से जाएगी, उसकी स्पीड भी कम रहेगी। तो जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा स्पीड रहेगी। ठीक है, क्लियर। सेकेंड इज मास बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 5 किलो की बॉल को फोर्स के साथ फेंका और दूसरी ही बॉल जो 10 किलो थी उसको भी उतने ही फोर्स के साथ फेंका, तो कौन दूर जाएगी, जो 5 किलो वाली बॉल है वो जाएगी, क्योंकि उसका मास कम है। तो मास जब ज्यादा रहेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। जैसे 10 किलो की बॉल को मैंने फेंका तो उसकी स्पीड कम रहेगी एज कंपेयर टू 5 किलो वाली बॉल, क्योंकि उसका मास कम रहेगा। ठीक है, तो जब मास बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी और मास कम रहेगा तो स्पीड बढ़ेगी। ऑल राइट। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों शॉटपुट में क्या होता है, in a shot put event a player who exerts more force and tosses the shot put at correct angle has greater displacement of shot put, whereas a player who exerts less force has lesser displacement of shot put। घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि शॉटपुट में जो प्लेयर ज्यादा फोर्स के साथ बॉल को फेंकेगा उसकी बॉल ज्यादा स्पीड में जाएगी और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। वहीं शॉटपुट में अगर कोई प्लेयर है जो कम फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसकी बॉल कम स्पीड से जाएगी और कम डिस्टेंस कवर करेगी। ऑल राइट, यहाँ पे हम फिगर भी देख सकते हैं। फिगर ए को मैंने धक्का दिया और फिगर बी को धक्का दिया, तो कौन दूर तक जाएगा, फिगर ए, क्योंकि उसमें कोई मास ही नहीं है, वो तो खाली जा रही है। और फिगर बी में 2 kg भी रखा है और फिर 10 kg भी रखा है, तो वो कम दूरी तय करेगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ऑल राइट, ये हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ एक्सिलरेशन। दोस्तों हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिसमें बोला है दिस लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जैसा कि हम मूवीज में देखते हैं जब विलन एक मुक्का मारता है तो वही हीरो उसको एक मुक्का मारता है, विलन मारता है फिर हीरो मारता है। तो क्या हो रहा है, हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस इट्स मुन्ना भाई MBBS। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल इन स्विमिंग इफ प्लेयर पुशेस द वाटर बैकवर्ड इन रिटर्न ही इज पुश्ड फॉरवर्ड। तो हमारा स्विमर क्या कर रहा है, वाटर के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो रिटर्न में क्या हो रहा है, वाटर्स फोर्स ऑफ रिएक्शन अगेंस्ट द स्विमर। तो जैसे जैसे स्विमर पानी में फोर्स लगा रहा है, पानी भी स्विमर पे फोर्स लगा रहा है, तो वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम सेकेंड फोटो में देख सकते हैं उस पर्सन ने जंप किया तो रिएक्शन में वो अपवर्ड की साइड जंप हुआ। तो ये हो जाएगा हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन।